नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 29 जून और आज की पहली शिफ्ट का पेपर देखेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मैनी ऑयल रिफाइनरीज आर देयर इन इंडिया इन 2022 तक भारत में कितनी तेल की रिफाइनरीज हैं? तो टोटल हो जाएंगी 23। ठीक है, भारत में रिफाइनरी वर्तमान में कुल 25 रिफाइनरी हैं, जिसमें से 23 कार्यरत हैं और 2 निर्माणाधीन रिफाइनरीज हैं। मतलब 23 तो कार्यरत हैं और 2 अभी प्रगति पर हैं। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी जामनगर गुजरात में स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जामनगर रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वामित्व वाली एक निजी क्षेत्र की कच्चे तेल की रिफाइनरी है। डिगबोई रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है और डिगबोई रिफाइनरी आपकी 11 दिसंबर 1901 में शुरू की गई थी। डिगबोई रिफाइनरी को भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके CHSL के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रिफाइनरीज में से CPO में क्वेश्चन पूछा गया है तो CHSL में भी पूछ ले। उसमें क्या पूछ सकता है कि भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री किसे कहा जाता है? तो डिगबोई रिफाइनरी को कहा जाता है। ठीक है, और ये भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी भी है। उसके बाद है केलुचरण महापात्रा। जो केलुचरण महापात्रा हैं, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं? तो ये आपके ओडिसी के हैं। ओडिसी एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य उड़ीसा में हुई थी। ओडिसी के प्रसिद्ध सुजाता महापात्रा, केलुचरण महापात्र, रतिकांत महापात्र और गंगाधर प्रधान आदि हैं। केलुचरण महापात्रा उड़ीसा में पद्म भूषण पाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये आपका क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो केलुचरण महापात्रा हैं वो आपके उड़ीसी से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रंग का त्योहार कौन सा है? ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था परसों वाली में कि रंग का त्योहार कौन सा है? होली आपका रंग का त्योहार है। होली जिसे व्यापक रूप से हिंदुओं के रंगों का त्योहार के रूप में मनाया जाता है या जाना जाता है, वसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाने वाला एक हर्षोल्लास संपूर्ण वार्षिक उत्सव है जिसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। होली सदियों से अंत और वसंत की शुरुआत से हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर के फागुन महीने की अंतिम पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। उसके बाद आता है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्य CPO में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। इसको किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा किया गया था। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, भाग 4A को जोड़ा गया था। इसमें आपके 10 जोड़े गए थे, 11वां जोड़ा गया था जो 86वां। 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अब हमारे पास टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान ने मौलिक कर्तव्यों के विचार को तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से अपनाया। ये केवल भारत के नागरिकों तक ही सीमित है। हालांकि जो स्वर्ण सिंह समिति है उसने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह क्या क्या कर्तव्य होगा। एक तो आपका होगा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका सम्मान करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और युद्ध इत्यादि की स्थिति में आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशील परंपरा को महत्व समझें और उसका प्रशिक्षण करें। पर्यावरण की रक्षा करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये आपके इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाए। यह कर्तव्य 86वां जो संविधान संशोधन अधिनियम में आया था 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद हर राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए कहता है? तो आर्टिकल जो 214 है वो कहता है कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। राज्य के मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसके बाद बोला गया है, उच्च न्यायालय को प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारण कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाएगी तो वो आपका 65 वर्ष तक कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल अक्षमता के आरोप में हटाया जा सकता है। निकासन की प्रक्रिया जो है वो राष्ट्रपति के महायोग के समान है, मतलब जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट का वही इनका होता है। और 231 यह बताता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और 226 भी याद रखिएगा। 226 क्या बताता है? हाई कोर्ट जो है वो आपका मतलब रिट्स जारी करता है, ये भी याद रखिएगा। हाई कोर्ट रिट्स जारी करता है 226 के तहत। उसके बाद आता है 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता और सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को छोड़कर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायालय के या अधीनस्थ न्यायालयों के में वकालत नहीं कर सकते हैं और सरकार के अधीन लाभ के किसी भी पद पर नहीं रह सकते हैं। उसके बाद है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट आर द जनरल फॉर्मूलाज ऑफ, तो एक का एल्केन का पूछा गया था, हम सभी का बता देते हैं। एल्केन्स का होता है CnH2n+2। देखो ए वाला है, ए क्या आता है? सबसे पहले आता है तो CnH2n+2। एल्कीन ई वाला आ जाएगा तो सिर्फ 2n रहेगा और Y वाला आ जाएगा तो 2n-2 रहेगा। याद कैसे रखोगे? ए वाले में ऐड करते हैं +2, एल्कीन वाले में सिर्फ 2n रहेगा CnH2n और एल्काइन वाले में हो जाएगा CnH2n-2। एल्काइल रिसाइड हो जाता है CnH2n+1, एल्हाइड कीटोन हो जाता है CnH2nO और साइक्लो एल्केन हो जाता है CnH2n। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऊपर वाले 3 इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, निम्नलिखित में से तुगलकाबाद शहर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर बनवाया था। उसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। इस राजवंश को कुरानाह तुर्कों के राजवंश के रूप में भी जाना जाता था। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गाजी या काफिरों के कातिल का खिताब लिया था। उसने नहरों के निर्माण और अकाल से निपटने के लिए नीतियां बनाई थी और उसने बार्टर सिस्टम या फसलों के बंटवारे की भी शुरुआत की थी। उसके बाद आता है, उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद शहर का निर्माण किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत के बाद 109वें स्थान पर कौन सा देश है? तो वो आपका अफगानिस्तान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, भारत जो है 121 देशों में से 107वें स्थान पर है, जहां बच्चों की कमजोरी दर 19.3% है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GIH वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने का एक उपकरण है। एशिया में 109 रैंक पे अफगानिस्तान, भारत से पीछे एकमात्र देश है पड़ोसी देश पाकिस्तान 99, बांग्लादेश 84, नेपाल 81, श्रीलंका 84 ये हैं। तो ये क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा जा सकता है, 100% चांस है, क्योंकि भारत से पीछे सिर्फ एक ही देश अपना, वो कौन सा है? अफगानिस्तान, ठीक है। 2021 में भारत 116 देशों में से 101वें स्थान पर था, जबकि 2020 में 94वें स्थान पर था। भुखमरी में और बढ़ता जा रहा है। उसके बाद है, नेशनल आइस हॉकी 2023 का चैंपियन कौन बना? ITBP बना था, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ठीक है। कि केंद्रीय IAS हॉकी टीम ने लेह लद्दाख में आयोजित पुरुषों के लिए आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का 12वां संस्करण जीत लिया। ITBP टीम ने फाइनल में लद्दाख स्काउट्स को 1-0 स्कोर से हराया। यह लगातार तीसरी बार है कि पर्वतीय प्रशिक्षित बल ने यह प्रमुख राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। उसके बाद वही क्वेश्चन है, उसके बाद है, राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी कब प्रथम बार बनाई गई थी? तो 1984 में बनाई गई थी। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय खेल नीति 1984 में आपकी बनाई गई थी।
उसके बाद आता है खेल और शारीरिक शिक्षा से संबंधित गतिविधियां मानव संसाधन विकास के आवश्यक घटक हैं जो अच्छे स्वास्थ्य, भाईचारे और अनुकूल प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने में मदद करती है, जो बदले में युवाओं के व्यक्तित्व के समग्र विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। राष्ट्रीय खेल नीति 1984 देश में खेलों के स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से तैयार की गई थी। ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो ये जीता आपका अर्पणा सीता सन ने। किसने जीता है? अर्पणा सीता सन ने जीता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना अर्पणा सीता सन भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की प्रतिपादक हैं। उन्हें उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन, असाधारण योगदान और दुनिया भर में कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में भारतीय प्रदर्शन कला की विरासत को बढ़ावा देने, संरक्षण और लोकप्रिय बनाने के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित किया गया पुरस्कार था। उसके बाद है तरंगम, किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तरंगम आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद आया है हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बनारस सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1905। पहली चीज़ याद रखना, 1905 में क्या हुआ था? 1905 में आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। क्या किया गया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, या आप इसको बोल सकते हैं बंगाल विभाजन भी किया गया था। ठीक है, 1905 में। ठीक है, उसने पूछा है कि बनारस सेशन हुआ 1905 में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगर हम बात करें 1905 में, इसके थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 की बात करें तो दादा भाई नौरोजी। 1907 की बात करें तो रास बिहारी घोष थे। अगर मैं बात करूं 1888 इलाहाबाद सेशन हुआ था, उसमें कौन थे? जॉर्ज यूले थे, जो कि क्या थे आपके पहले अंग्रेजी वो थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें तो इन्होंने क्या किया था? एस्टिमेट किया था नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट। एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम होती है हमारी, उसको पहली बार इन्होंने किया था। तो एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने ड्रेन ऑफ कॉमनवेल्थ की थ्योरी दी थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी भी दी थी। ठीक है, अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है सत्याशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। 1873 में महाराष्ट्र में सत्याशोधक समाज की स्थापना हुई। इसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है धनंजय कीर ने 1974 में महात्मा ज्योतिबा फुले फादर ऑफ ओवर सोशल रिवॉल्यूशन शीर्षक की अपनी जीवनी लिखी थी। डेंटल प्लाक का क्या होता है? तो डेंटल प्लाक एक बैक्टीरिया की एक चिपचिपी परत होती है जो लगातार आपके दांतों पर बनती रहती है। प्लाक बनना सामान्य बात है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से दांतों की सफाई और रोज़ाना ब्रश करने या फ्लॉक्सिंग से फ्लॉक नहीं हटाते हैं तो इससे कैविटी, मसूड़ों की बीमारी और अन्य मौखिक जो आपकी समस्याएं हैं वो हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन जंतु जगत का एक सबसे बड़ा संघ है? वो है ऑर्थोपोड। कल भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करें डेंटल प्लाग, ये हमने देख लिया। एक ऑर्थोपोड क्या होता है? एक अकशेरुकीय जानवर है जिसमें एक बहीं कंकाल, एक खंडित शरीर और युग्मित जोड़ उपोंग होता है। इसे जगत जंतु या जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ माना जाता है, जिसमें अनुमानित 85% ज्ञात प्रजातियों इस संघ में शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद आता है भारत में जो 50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वो अब कब होगा? वर्ष 2031 में होगा। अगर 2026 की बात करें तो भारत T20 विश्व कप की मेज़बानी करेगा। 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी की और 31 में विश्व कप की मेज़बानी करेगा। साल 2031 में 50 ओवर का भी और भारत और ये होस्ट करेंगे, भारत और बांग्लादेश। अगर हम अब की बात करें T20 जो विश्व कप है वो जून 2024 में वेस्ट इंडीज़ में खेला जा रहा है। वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका इसको आयोजित किया जाएगा। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी और 2027 में जो 50 ओवर का आपका क्रिकेट विश्व कप होगा वो अक्टूबर-नवंबर में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया में आयोजित किया जाएगा। 2028 का T20 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। 29 का आपका भारत में होगा और 2030 का T20 विश्व कप इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। ये सभी आपने याद रखने हैं क्योंकि आपकी आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है।
उसके बाद है नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। और दोज प्राइज से ठाकुर गर्ल्स, ये पुस्तक किसने लिखी है, अनुजा चौहान ने लिखी है। ठीक है, ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन ये था कि कन्वर्ट कीजिए 59 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल में, तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। और 2022 की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, अटल सुरंग। यह सुरंग मनाली को लेह से जोड़ती है। यह दुनिया की सबसे लंबा हाईवे सुरंग है जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें पता लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए या किसी भी स्टैटिक जीके के किसी भी टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।